आज देश का युवा आध्यात्मिक होना चाहता है, क्या वो हो पा रहा है? भारत के युवा वर्ग के अंदर संभावनाएं भी हैं, सौभाग्य भी है। जी उनको मात्र सही दिशा की आवश्यकता है। जी और ये क्या कम बड़ी चुनौती है? व्यक्ति का शरीर जा रहा है, 10 तरीके के आंसर तो अल्कोहल से ही हो जाते हैं। बिल्कुल। शरीर गया, मन गया, परिवार गया, जी। घर की खुशियां गई, घर का पैसा गया, बच्चों के संस्कार गए, आने वाली पीढ़ियों का सम्मान गया। जी, पर्यावरण में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेड़, वृक्ष। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि मैं पीपल हूँ। कल ही हम बात कर रहे थे पर्यावरण की, तो एक बड़ी प्यारी बात निकल करके आई कि कब से लोग पर्यावरण के प्रति कम जागरूक होना शुरू हुए। जी। बोले पहले हम जल के पास जाते थे, अब जल हमारे पास आने लगा। कि इस दिन से भारत में प्रकृति के अपमान की घटना शुरू हो गई। जबकि हम पहले कुआं भोजन भी करते थे। स्वामी विवेकानंद थे 1901 में खीर भवानी के मंदिर में बैठे थे। जी। मंदिर टूट गया था, बिखर गया था। जी संकल्प लेना था, देवी माँ प्रकट हुई जी और उनसे बोली, मंदिर मेरा तुड़वाया मैंने, जी बनवाने वाला तू कौन? जी बोले तू वो बना जिसको बनाने के लिए तुझे धरती पर बुलाया गया है। क्या बनाऊं? जी। बोले भारत को बना। हरिओम जी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर चिन्मय पांडे जी। आप पूरे गायत्री परिवार के इस समय स्तंभ हैं और विशेष बात है कि जो भारत की सबसे प्राचीन पुस्तक है, जो ऐसा हो नहीं सकता कि वो किसी ने उसका नाम ना सुना हो या किन्हीं के पास वहां पहुंची ना हो, अखंड ज्योति, आप उसके संपादक हैं। आप देश विदेश में पर्यावरण जागरूकता और मनुष्य को किस तरह से अपने जीवन का व्यवहार करना चाहिए कि वो अपने वो मौलिक मूल्यों के प्रति जागृत हो सके। और विशेष बात, अंदर से आप पूर्ण संत हैं और आप इस समय देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। डॉक्टर साहब, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है स्वामी जी। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न है, आज देश का युवा आध्यात्मिक होना चाहता है, क्या वो हो पा रहा है और कमी कहाँ रह गई है? बहुत लोगों को चिंता होती है स्वामी जी कि क्या देश का युवा वर्ग भटक रहा है, बिखर रहा है, दिशाहीन हो रहा है। जी मेरा अपना मंतव्य इससे थोड़ा सा भिन्न है। जी मुझे लगता है कि भारत के युवा वर्ग के अंदर निश्चित रूप से अपरिमित संभावनाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग हिंदी में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, कहते हैं दिशा धारा। धारा है पर दिशा की आवश्यकता है। जी जिस जगह पर हम लोग चूके, बिखरे और टूटे, जी वो ये है कि हम 3 चीज़ों का मूल्य नहीं बता पाते। भारत, भारतीय संस्कृति, कितनी विपुल वैभव गौरवशाली विरासत पर हम लोग खड़े हैं। जी इस विषय से बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं। जी कुछ इसलिए अनभिज्ञ हैं क्योंकि इतिहास को, संस्कृति को प्रस्तुत ही इस तरीके से किया गया है। जी कुछ इसलिए अनभिज्ञ हैं क्योंकि उसके लिए सही स्रोतों का अभाव है। जी कुछ इसलिए अनभिज्ञ हैं क्योंकि उसके लिए सही आदर्शों का अभाव है। जी पर ऐसा नहीं है कि भूख नहीं है। जी पूज्य गुरुदेव एक प्यारी बात कहते थे कि व्यक्ति भूखा है, यदि हम उसे भोजन नहीं देंगे तो बर्गर खाएगा। जी पर दोष उसमें इस बात का नहीं है कि उसने बर्गर खाया, दोष अच्छा। इस बात का है कि हम उसे सही समय पर भोजन देने से चूक गए। जी जी तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो आप बोले उसमें बहुत प्यारी बात छिपी हुई है। जी भारत के युवा वर्ग के अंदर संभावनाएं भी हैं, सौभाग्य भी है। जी उनको मात्र सही दिशा की आवश्यकता है। जी और वो दिशा भारत की इसी भूमि के अंदर विद्यमान है। जी यदि आप भारत के युवाओं के लिए कहें तो मैं कहूँगा कि एक चिंतन वो अपने मन में कहीं गहरे बिठाएं। जी स्वामी विवेकानंद थे 1901 में खीर भवानी के मंदिर में बैठे थे। जी। मंदिर टूट गया था, बिखर गया था। जी उनके मन में कष्ट हुआ, उनके मन में आया कि मैं इस मंदिर को बनाने का संकल्प लूं। पुष्प लिया, अक्षत लिया, जल लिया कि मैं इस मंदिर को बनाऊंगा। जी संकल्प लेना था, देवी माँ प्रकट हुई जी और उनसे बोली, मंदिर मेरा तुड़वाया मैंने, जी बनवाने वाला तू कौन? जी। बोले तू वो बना जिसको बनाने के लिए तुझे धरती पर बुलाया गया है। वाह। क्या बनाऊं? जी बोले भारत को बना। वो वहाँ से बाहर निकले और स्वामी विवेकानंद ने अपना नारा दिया कि आज से आने वाले 50 वर्षों के लिए हमारी माता एक भारत माता, हमारी देवी एक भारत माता, जी हमारी आराध्या एक भारत माता। जी और मैं कहूँगा कि हर युवा को मात्र वही स्मरण करने की आवश्यकता है। जी देश हमारा, संस्कृति हमारी, भाग्य हमारा, जी। भविष्य हमारा। जी
यदि हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? जी और ऐसा नहीं कि अच्छे व्यक्तित्वों का अभाव है, अच्छी सोच का अभाव है, जी अच्छे चिंतन का अभाव है या अच्छे संकल्प का अभाव जी है। लोगों के पास है, जी बस एकजुट होने की आवश्यकता जी। है। तो उसको कौन करेगा? मुझे लगता है कि दोनों तरफ से प्रयासों की आवश्यकता है स्वामी जी। जी एक तरफ से तो प्रयास निश्चित रूप से, देखिए ना आप, यदि इतना ज़्यादा लोगों के अंदर भूख नहीं होती, लोगों जी के अंदर इतनी तड़प, इतनी प्यास नहीं जी। होती, तो इतने सारे जगहों पर जा जा करके लोग उन प्रश्नों के उत्तर क्यों खोज रहे होते, बिल्कुल ठीक। जो व्यक्ति को वस्तुस्थिति में अध्यात्म की ओर लेकर के जी जाते हैं। जो आज के समय की जो सबसे बड़ी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, जी यदि आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उठा करके देखें, तो आज से 100 वर्ष पहले दुनिया में 3 मुख्य धाराएं थीं। जी हमारे पास तानाशाही थी, कैपिटलिस्ट मार्केट था, कम्युनिस्ट थे। बिल्कुल ठीक। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ऑटोक्रेटिक चले गए, जी 2 रह गए। जी एक तरफ कैपिटलिस्ट मार्केट रह गया, एक तरफ कम्युनिस्ट रह जी गया। सोवियत संघ का विघटन हुआ, बर्लिन दीवार टूटी, वो भी चला गया, जी कैपिटलिस्ट रह गया। 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस गई, कैपिटलिस्ट भी चला गया। जी आज की स्थिति ये है कि वर्ल्ड में जितने नेशन हैं उनकी अपनी डोमिनेंट आइडियोलॉजी नहीं है। जी चाइना कहने को कम्युनिस्ट है पर उससे ज़्यादा कैपिटलिस्ट कोई जी नहीं। बिल्कुल ठीक। तो जो समस्या है वो ये कि जब विश्व में एक सुपर पावर नहीं है तो कौन सुपर पावर है? जी सुपर पावर आज की टेक्नोलॉजी। जी और जब टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है तो ऐसे में एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। जी एडवांटेज ये है कि वो सारी जानकारी जिसको हम पाना चाहते हैं उसको हम अपनी उंगलियों पर प्राप्त कर सकते हैं। जी पर उसकी जो डिसएडवांटेज है कि व्यक्ति और अकेला हो गया। जी आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले पूरा गांव मेरा परिवार था। बिल्कुल। घटते घटते हुआ कि मेरा घर मेरा परिवार हुआ, जी फिर घटते घटते हुआ कि मेरा परिवार ही मेरा परिवार। बिल्कुल। अब उसमें भी मैं अकेला ही हो जी गया। जी स्थिति ये हो गई है कि मैं और मेरे मोबाइल के अलावा मेरा कोई साथी नहीं। जी तो आदमी अपनी खुशियों को भी वहीं ढूंढ रहा है और अपने दुख को भी वहीं तलाश जी रहा है। यदि उसी जगह से उसके पास अध्यात्म की संभावना निकल करके आती है तो व्यक्ति को जीवन की दिशा भी मिलती है। जी समस्या यह है कि जितनी तेजी से तकनीकी विकास हुआ जी। उतनी तेजी से हमारे देने की पद्धतियों का विकास नहीं हो पाया। जी डॉक्टर साहब, टेक्नोलॉजी बढ़ी, आपने कहा कि सब वो उंगलियों पे आया, उसी उंगलियों पे अध्यात्म और धर्म भी आया, तो युवा वर्ग ने उसको शॉर्टकट तरीका अपनाया। हाँ, वो जो मोबाइल में उसके पास आ रहा है वही उसको धर्म और अध्यात्म मान रहा है। इसमें आप किसको ब्लेम देंगे? और जबकि वो गलत राह पे चल रहा है। बिल्कुल वो इशारा है। अष्टावक्र की प्रसिद्ध कहानी आती है। जी। अष्टावक्र गर्भ के अंदर थे, जी बाहर से मंत्रों का पाठ हुआ तो वो गर्भ के अंदर से बोले कि उनके अंदर ज्ञान नहीं है। जी। तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों कहते हैं? जी बोले चंद्रमा किधर है? तो उनने इशारा किया। जी बोले पर आपकी उंगली चंद्रमा नहीं है ना, जी आपकी उंगली चंद्रमा की ओर इशारा है। जी। वैसे ही ये जितने शास्त्र हैं ज्ञान की ओर इशारा है। ज्ञान बिल्कुल। तो आत्मा के अंदर है, बिल्कुल। इसीलिए आत्मज्ञान कहलाया। जी पर जो व्यक्ति है वो इस अनुभव को धीरे धीरे प्राप्त कर पाता है कि जितनी चीजें हैं जी। वो सत्यता की ओर इशारा मात्र कर रही है। जी सिर्फ देने के तरीके बदले हैं। हम लोग एक संक्रमण की अवस्था से हैं। यस हम इंग्लिश में बोलें तो वी आर पासिंग थ्रू ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। जी अब मुझे लगता है कि ये जो पिछले 30-40 साल का विकास है वो इतनी तेजी से हुआ। जी 10,000 साल का इतिहास, एक तरफ भगवान राम के समय में, भगवान कृष्ण के समय में एक युग बदल गया, जी। तब भी तरीके नहीं बदले जी। थे। वही रथ थे, वही धनुष बाण थे, वही चीजें थी। जी और आज यदि कोई 40 साल पहले कोमा में चला गया हो और आज आंख खुले तो भरोसा नहीं कर पाएगा। जी। लोगों के हाथ में क्या आ गया, लोग एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, जी ये इंटरनेट कहाँ से आ गया। तो हमारे आसपास की दुनिया जितनी तेजी से बदली, जी उसके शुभ परिणाम क्या हुए और अशुभ क्या हुए। जी शुभ ये हुए कि दुनिया सुरक्षित हो गई। जी महसूस नहीं कर पाते हम। 1738 में इटली में भूकंप आया जी तो उसमें मरने वालों की संख्या 150-200 ही थी स्वामी जी। पर क्या हुआ कि समाचार दूसरों तक पहुंचते पहुंचते 9 महीने लगे, पुल टूट गए, रसद नहीं पहुंची। जी तो वो संख्या बढ़ते बढ़ते इन 9 महीनों के अंदर 12,000 हो गई। जी आज क्या होता है, दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना घटती है, क्षण भर के अंदर लोगों को पता चलता है, शाम तक वहां पे रसद पहुंचनी शुरू हो जाती है, सुरक्षा की सामग्री पहुंच जाती है। आवर जी। लाइव्स हैव बिकम कंफर्टेबल एंड सिक्योर जी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जी जो समस्या आई वो ये आई कि एक तो इसके कारण लोगों के अंदर ये कहीं पर भ्रम पैदा हुआ कि जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी में चीजें आती हैं उतनी तेजी से जिंदगी में घटती हैं। पहले
यूट्यूब के वीडियो थे, घटते घटते शॉर्ट्स में, रील्स में बदले। जी तो क्या हुआ कि वो एक भ्रम पैदा करता है कि जिंदगी भी क्या उतनी ही छोटी है। लोगों का पेशेंस चला गया। जी पहले हम चिट्ठी भेजते थे, जी ये भी पता नहीं होता था कि सामने वाले को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और व्यक्ति क्या है बड़े धैर्य के साथ उनके उत्तर की प्रतीक्षा करता जी था। अभी क्या मैसेज चला गया, 1 टिक है, 2 टिक में डबल दिख रहा है, तो देख लिया देख लिया। ब्लू हो गया तो आदमी परेशान होने लग जाता कि साहब उत्तर क्यों नहीं दे उत्तर रहा। नहीं है। तो वो क्या है कि इसीलिए क्या है रोड रेज की घटनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि आदमी क्या है जिंदगी में ये सोचता है कि हर चीज का तुरंत समाधान अभी ही जी आवश्यक है, जबकि जिंदगी में क्या है उतार है, चढ़ाव है, दुख है, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, तकलीफें हैं। आदमी को 10 बार मुस्कुराहटें मिलती हैं तो 4 बार रोना भी पड़ता है। और जब ये सारी चीजें मिल करके व्यक्ति के जीवन का निर्माण करती हैं तो एक तो धैर्य चला गया। जी दूसरी जो समस्या हुई वो ये हुई कि इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण व्यक्ति धीरे धीरे अपनी दुनिया में अकेला हो गया, संकुचित हो गया। संकुचित हो गया। जी पहले क्या था कि आपको कनेक्ट होना अनिवार्यता थी। जी आपको जैसे गांव में रहना है तो आपको 10 चीजें 10 लोगों से मांगनी है। बिल्कुल। कल ही हम बात कर रहे थे पर्यावरण की, तो एक बड़ी प्यारी बात निकल करके आई कि किस दिन से जी वहाँ जो माननीय मंत्री जी थे उन्होंने एक प्यारी बात बताई। वो जोधपुर के हैं, तो बोले मैंने अपनी दादी से पूछा कि कब से लोग पर्यावरण के प्रति कम जागरूक होना शुरू हुए। जी बोले पहले हम जल के पास जाते थे, अब जल हमारे पास आने लगा। जी वो क्या हुआ कि जैसे ही जल हमारे पास आने लगा तो क्या हुआ व्यक्ति के लिए उसका मूल्य घटने लगा। बिल्कुल ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब पहली बार सब घरों में पहुंचा था पानी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ओपन पत्र लिखा था जी कि इस दिन से भारत में प्रकृति के अपमान की घटना शुरू हो गई। जबकि हम पहले कुआं पूजन भी करते थे। कुआं पूजन भी करते थे, पूरा पूरा गांव इकट्ठा होता था। जी तो क्या होता है किसी चीज का मूल्य जब हम उसे ग्रांटेड लेने लग जाते हैं तो कम हो जाता है। जी तो एक जो समस्या हुई वो यही हुई कि इसके कारण हम संबंधों को ग्रांटेड लेने लग गए। जी और हमारी जो खूबसूरती है जी वो हमारे परस्पर के संबंधों के कारण ही तो है। जी मतलब मानवता के अलावा और हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है, जी बिल्कुल। इंसानियत के अलावा और ताकत क्या है। जी हाथी आ जाए मेरे सामने तो अकेले को तो तोड़ के ही रख देगा। जी 20 खड़े हो जाएंगे तो हम हरा सकते हैं उसे। बिल्कुल ठीक। तो हमारी जो शक्ति है वो परस्पर के सहयोग की, सामंजस्य की, एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास की शक्ति जी वो खो रही है। जी जो सबसे बड़ी चुनौती है कि परिवार टूट रहे हैं, जी परस्पर का विश्वास खो रहा है, जी धैर्य धीरे धीरे जा रहा है, जी। पर इन्हीं के अंदर सौभाग्य की संभावना है। डॉक्टर साहब, भारत एक धार्मिक देश, भारत एक सनातन संस्कृति को जानने वाला देश, ऋषि मुनियों की धरती, जिन्होंने विश्व का मार्गदर्शन किया। पर्यावरण और प्रकृति को उन्होंने यहाँ पर पेड़ों को पूजना बताया, पत्थरों को पूजना बताया, नदियों को पूजना बताया। उसके बावजूद भारत में पर्यावरण की स्थिति दयनीय है। 25 लाख मौतें प्रदूषण की वजह से हर साल होती हैं। इतनी मौतें विश्व युद्ध में भी नहीं होती। तो आप इसमें किसको जिम्मेवार मानेंगे और कमी कहाँ रह गई? 4 जगह पे रह गई स्वामी जी। जी। एक तो क्या है कि ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ की ज्ञान परंपरा में वो बातें नहीं थी। जी। माता भूमि ही पुत्रम पृथिव्या कहने वाले हम ही थे। जी। बच्चे बिस्तर से नीचे उतरते थे तो ये कह करके उतरते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व। आप भगवान विष्णु की पत्नी है, पैर से छूने जा रहा हूँ, क्षमा करें। नदी माँ थी, प्रकृति माँ थी, धरती माँ थी, ये सब हम लोगों ने बचपन से बच्चों को सिखाया और छोटे छोटे व्यक्ति को सिखाया। जी। आप बस्तर में चले जाइए, वहाँ बैगा प्रजाति है, वो जमीन के ऊपर कुदाल नहीं चलाते हैं कि ये धरती माँ जीवित है, इनके ऊपर हम लोहे से कैसे प्रहार कर सकते हैं। हाथ से कृषि करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह पर था और दूसरी जगह पर नहीं था। सुंदरबन में चले जाइए, सुंदरबन में जितने भी किसान हैं वहां पर वो लोग हाथ से ही उखाड़ करके करने की कोशिश करते थे कि ये प्रकृति माँ है, हमें दे रही है, हम इनको बदले में कैसे पोषित करें। तो भारत के कोने कोने में वो विद्या सुरक्षित थी। बिल्कुल। पहला तो हम उसको भूले। दूसरी समस्या ये हुई कि हमने हर व्यक्ति को कहीं मन में बिठा दिया कि आप और आपकी जो स्वार्थ है वो समाज से ऊपर है। दूसरा मर भी रहा हो पर मेरा सिरदर्द ज्यादा कीमती है। तो उसके कारण क्या हुआ कि व्यक्ति समाज को, संस्कृति को, प्रकृति को, परमेश्वर को, राष्ट्र को, सबको भूला और दुष्परिणाम आंखों के सामने। मेरे पास 1000 फेसबुक की लाइक हो सकती है, पर असली समय में यदि कोई मेरी मदद के लिए नहीं आएगा तो मैं जाऊंगा कहाँ? बिल्कुल ठीक। तो जो आदमी के अपने असली संबंध हैं और जो मूल्यवान संबंध है उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा।
और जो तीसरी समस्या हुई वो ये हुई कि एक अंधाधौड़ विकास की दौड़ में, जी मैं विकास के विरोध में नहीं हूँ, जी इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। विकास नहीं होगा तो हम बात कहाँ करेंगे, ये सब चीजें विकास का ही परिणाम जी है। पर बिकाऊ विकास की जगह टिकाऊ विकास की आवश्यकता है। ये नहीं हो कि हम उसी दौड़ में पड़ जाएं। जी हर व्यक्ति जहर खाए और उसको तभी पता चले कि इसको खाने से मरते हैं, जरूरी नहीं है। दूसरा खा करके मर रहा है तो भी पता चल जाता है कि नहीं खाने योग्य जी है। बाकी के देशों में शांति कहाँ है? जी जो लोग उस दौड़ में भागे हैं, जी यदि उनमें से किसी को मिली होती तो हम सोचते कि हमें मिल जाएगी, जी पर उनमें से तो किसी के यहाँ मिली नहीं। जी। तो ये थमेगा कैसे डॉक्टर साहब? आप भारत में जो व्यक्ति पैदा हो रहा है, जी, अगर उसने 100 साल जीना है तो वो 82 साल जिएगा, अगर 82 जीना है तो 78 जिएगा। जबकि वनस्पत, अगर मैं बात करूं पुर्तगाल में, भूटान में, जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 12-13 साल अधिक जिएगा। हमारे पास खूबसूरती है स्वामी जी। जी मैं कहता हूँ कि इन्हीं संघर्षों के बीच में सौभाग्य छुपा हुआ है। जी बाकी देशों में मैं 70-80 देश देखिए, मेरी यात्रा हो गई। 10 वर्ष में लंदन डॉक्टर रहा, वहाँ रहा। जी मेरा अपना फील्ड न्यूरोलॉजी का है, मैं 10 वर्ष वहाँ पर रहा। पूरा यूरोप के लगभग हर जगह रहा। जी वहाँ पे वो जनरेशन्स विदा हो गई हैं, जी जो जनरेशन्स कभी प्रकृति को सुरक्षित रखा करती जी थी। यहाँ अभी भी गांव के अंदर वो परंपराएं सुरक्षित है। जी हो सकता है कि बीच के 20 साल टूटे हों, पर वो जी। खत्म नहीं हुए हैं। जी तो हमारे यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि यदि आदमी पलट करके देखना चाहे कि मुझे किस मार्ग पर जाना है, तो उसको बताने वाले अभी भी 20 मिल जाएंगे। जी, पर वो पहुंचे। हाँ, पर वो पहुंचे। तो अच्छी बात क्या है कि हम लोग लगभग उस मोड़ की तरफ जा रहे हैं जहां पर व्यक्ति इस चीज को महसूस कर पा रहा है कि जिस पथ पर हम चल रहे हैं वो पथ सही नहीं है, ये हमें वो दे नहीं रहा। जी। विवेकानंद गए अमेरिका, तो लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है, बता रहे हैं, भारत में क्यों नहीं बता रहे? जी। तो विवेकानंद बोले भारत में व्यक्ति को शाम की रोटी नहीं मिल रही भैया। जी। बोले अभी मेरी बातें कीमत की नहीं लगेंगी, जिस दिन भारत में पैसा आएगा उस दिन मेरी बातें कीमत की। इसीलिए पूरा विश्व भारत की तरफ आ रहा है, क्योंकि उनकी रोटी की आवश्यकता पूरी हो चुकी है। क्या वो शांति चाह रहा है, कि जीवन का असली सुख क्या है वो चाह रहा है। अब भारत में वो दौड़ रही, तो अब क्या है, भारत में हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि भाई न उनको मिला जी, और न हमारे से एक जनरेशन पहले या 2 जनरेशन पहले जहां से दौड़ शुरू हुई, क्योंकि ये 50 साल पहले नहीं था, 60 साल पहले नहीं था। जी। ये जो घटनाक्रम है ये पिछले 50 से 40 साल के अंदर का ही घटनाक्रम है। तो यदि जो घटनाक्रम है उसमें हम लोग अपनी आंखों के सामने उन चीजों से सीखने समझ पाने की स्थिति में है जहां पर ये चीजें गलत हुई, तो रोक पाने की स्थिति में जी। CFC से ओजोन लेयर डिप्लीट हुई, जैसे ही वैज्ञानिकों को पता चला और उन्होंने उस पर रोक लगाया तो 32 साल लगे, पर ओजोन लेयर जो है दोबारा से सही हो गई। वैसे ही क्या है कि हम लोगों को लगभग सही समय पर ये पता तो चल रहा है कि हम ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी को मोड़ा जा सकता है, गड्ढे में गिरने के बाद तो कोई मोड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए जो अच्छी बात है वो ये है कि हमारे पास ये सुखद संभावना सुरक्षित है कि हम लोग उसको सही समय पर मोड़ सकते हैं। एनर्जी को सिनर्जी बनाने का रास्ता। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने 10 साल लंदन में बिताए, आप न्यूरोलॉजिस्ट बने और अचानक आप यहाँ, तो माता पिता ने कुछ नहीं कहा, डॉक्टर बनने भेजा था लंदन में? नहीं, माता पिता के लिए तो मैं 9 वर्ष रहा वहाँ स्वामी जी, मैंने कभी अपना पासपोर्ट बदला नहीं। मेरे तो एक एक क्षण में कामना यही थी कि मुझे भारत ही लौटना है। मैं कहूँगा उल्टा मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मैं तो आश्रम में पला बड़ा हूँ। मेरे लिए 9 वर्ष लंदन रहना ज़्यादा बड़ी चुनौती थी, लंदन से लौटना चुनौती नहीं थी। तो जो है एकदम से जब यहाँ से लंदन गए तब जरूर चुनौतीपूर्ण था। वहाँ से लौटना तो घर लौटने जैसा ही था, और भारत के लिए तो हमारी सांसें चलती है जी, तो इसलिए यहाँ आना तो सौभाग्य से कम नहीं था जी। डॉक्टर साहब, प्रयागराज में पूर्ण कुंभ लग रहा है 12 साल के बाद, जहां पर विभिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वर होंगे, संत समाज होगा, लगभग 40 से 60 करोड़ आस्थावान लोग होंगे, ज्ञानवान लोग होंगे, कुछ दर्शक भी होंगे जो देखने आएंगे कि विश्व का इतना बड़ा मेला बगैर चिट्ठी इन्फॉर्म के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो उस पूर्ण कुंभ में आप क्या संदेश दें जिससे कि लोगों को एक अंदर तक आवाज जाए कि हाँ, मुझे पर्यावरण बचाना है? पहला संदेश तो यही दूंगा जी कि हम लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी को, अकाउंटेबिलिटी को न भूलें जी। यदि पर्यावरण 1 करोड़ लोगों के गलत काम करने से बिगड़ता है तो 1 करोड़ के सही करने से सुधरता भी है जी। पर्यावरण से यदि उसको युक्त और प्रदूषण से मुक्त बनाना है जी,
तो उसको हर व्यक्ति को जिम्मेवारी लेकर के चलनी होगी। जी आप सोचिए यदि 1 करोड़ पॉलीथीन के थैले ही आकर के गिर जाएं तो कितनी बड़ी समस्या है। जी आपने कहा 40 से 60 करोड़ लोग आ रहे हैं। जी 40 से 60 करोड़ लोगों के पास 2-2 हाथ हैं, जी और 2-2 हाथ में यदि वो सारी चीज़ें जो वहाँ पर जाती हैं उसी ही कीमत में बाहर आ जाती हैं, जी तो कितना बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल। तो एक तो हर व्यक्ति के पास ये जिम्मेवारी है, अकाउंटेबिलिटी है, सामर्थ्य है और शक्ति है, अपनी जवाबदेही वो खुद सुनिश्चित करें। खुद सुनिश्चित कर जी। सके, और वो हम सभी ही करें। जी गंगा यदि हमारी माँ है तो जिम्मेवारी भी हमारी है। जी उसमें हम लोग सभी अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं तो निश्चित रूप से सफल होता है। जी दूसरा ये है कि एक ऐसी समस्या है कि जो अब एक व्यक्ति या एक सरकार या एक प्रशासन या एक पॉलिसी के हाथ में नहीं रह गई। जी ये व्यक्ति, परिवार, गली मोहल्ले, हर वर्ग, हर वर्ण, हर धर्म, हर जाति की समस्या है। जी तो इसमें हर व्यक्ति का इक्वल कंट्रीब्यूशन जरूरी है। जी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो मेरे आपके दायरे से बाहर चली जाती हैं, जी और जब वो मेरे आपके दायरे से बाहर चली जाती हैं तो हर व्यक्ति को उसमें रोल प्ले करने की जरूरत होती है। जो आप कर रहे हैं वो अद्भुत कर रहे हैं। जी मैं इसमें तो आपकी बहुत प्रशंसा करूंगा स्वामी जी कि जो आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है वो अद्भुत है। जी। नहीं तो क्या है कि उसके अन्य पक्षों पर तो हर कोई सोचता है, पर उसको पर्यावरण से युक्त और प्रदूषण से मुक्त बनाने की बहुत कम सोचते हैं। तो जो आपने सोचा, जो आपका चिंतन है वो अद्भुत है और निश्चित रूप से शुभ परिणाम लाएगा। 1 करोड़ कानों में बात जाती है, उसमें से करने के लिए 10 लाख लोग प्रेरित होते हैं, 10,000 के हाथ उठते हैं तो भी बहुत बड़ा संकल्प निकल करके आता है। डॉक्टर साहब, पूरा देश इस समय, विश्व भी एक अजीब से डिप्रेशन के दौर में गुजर रहा है। आपने स्टार्टिंग में कहा टेक्नोलॉजी आ गई, एकांतवासी हो गया, संकुचित विचारधारा का हो गया। खास बात यह है कि उसके पास सभी सुख साधन हैं जो पहले जमाने में किसी चक्रवर्ती राजा के पास होते थे, रथ राजा के पास होता था। आज एक आम व्यक्ति के पास भी उसका रथ है, वो 3 घंटे के सफर करके जा सकता है, फिर भी वो परेशान है, डिप्रेशन में है, खुश नहीं है, आत्मा से दुखी है। उसका कारण क्या और उसका निवारण क्या है? चाहता था व्यक्ति प्रेम, जी, भाग पैसे के पीछे रहा है। जय हो। मिलेगा कैसे? ठीक है। आदमी की जो जिंदगी भर की दौड़ है वो तो यही पाने की दौड़ है ना कि कोई अपना मिले, जी, हमारे दुख सुख को बांटने वाला कोई हो, हमारे कष्टों को साझा करने वाला कोई हो। और पूरी जिंदगी आदमी ने महल बनाने के लिए उन्हीं को तोड़ा, उन्हीं को बिखेरा, जी, जहाँ से प्रेम मिल सकता था। जी, तो जब जरूरत पड़ती है तो आदमी अपने को बिल्कुल अकेला पाता है। जो समस्या है वो ये, पहले दुर्गा सप्तशती में जैसे उल्लेख आता है, धूम्र लोचन, धूम्र का मतलब धुआं, लोचन का मतलब आंखें, किसी ने आंखों पर धुआं छोड़ दिया जी, तो व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता कि जीवन का पथ क्या है। जी, वैसा ही अब हो गया जी। व्यक्ति जो है जीवन के पथ से विमुख होकर के बैठा है, पैसों की तरफ चला, पैसे की तरफ। ऐसा नहीं कि पैसों में समस्या है, क्योंकि डॉक्टर साहब ये भी तो कहते हैं ना, पैसा सब कुछ नहीं कर सकता पर पैसा बहुत कुछ कर सकता है। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? बस वही लाइन तो हमें निर्धारित करनी होती है जी। ये सत्य बात है कि पैसा सब कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है, पर वो जो बहुत कुछ है उसकी रेखा तो हमें ही निर्धारित करनी पड़ती है। वो लक्ष्मण रेखा तो हमें ही खींचनी होगी कि हमारा बहुत कुछ कहाँ पर है जी। यदि उस बहुत कुछ की रेखा हम तय नहीं कर पाते तो जिंदगी तो उसी में ही कंज्यूम हो जाती है जी। और कब वो दौड़ हमारी जिंदगी की स्वामिनी बन गई जी, हमें पता ही नहीं चलता है जी। तो व्यक्ति क्या है कि अब आप सोच के देखें कि समाज जो है सुख की अवधारणा किस आधार पे करता है जी, सफलता की जी। और सफलता की परिभाषा ये नहीं है कि मैं और आप सफल हों जी। सफलता की परिभाषा प्रतिस्पर्धा है जी। आपके पास पैसा इतना काफी नहीं, दूसरों से ज्यादा होना चाहिए जी, जी। घर है इतना काफी नहीं, दूसरों से बड़ा होना चाहिए। गाड़ी है अच्छा नहीं, दूसरों से बेहतर होनी चाहिए। तो इस दौड़ में क्या है, गाड़ी पे ही रुक गई होती जी, आपने कहा बहुत कुछ, तो यदि वहीं पर रेखा खिंच गई होती तो कोई दिक्कत नहीं जी। अब वो एक गाड़ी 2 गाड़ियों में बदलती है और उससे बेहतर गाड़ी में बदलती है, तो उसका तो कोई अंत ही नहीं जी। 4 बार आदमी खेलता है। तो ये ज्ञान कैसे हो उसको कि बस यहां से होता है स्वामी जी, अपने आप या किसी के द्वारा? अब मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को तो ये भान है, सिर्फ उसको करने के लिए अंदर से संकल्प मजबूत नहीं हो रहा, संकल्प और साहस, या वो प्रतिस्पर्धा
के युग में है, उन लोगों के बीच में संगत जी। संगत। अब क्या 1 करोड़ को आदमी भागते देखता है तो लगता है कि जी। चलो किसी ने किसी को मिला होगा इसलिए इतने लोग जी। भाग रहे हैं। तो इसीलिए अक्सर डिप्रेशन बढ़ रही है, इंसोम्निया बढ़ रहा है, लोगों को नींद नहीं आ रही है। तो आप उसका ऐसा उपाय बताएं, इलाज बताएं कि जो व्यक्ति को रिलीज करे कि सब कुछ है, शांत हो जा। परिवार को नहीं भूलें। जी, जिनके लिए जिंदगी की दौड़ शुरू करी उनको व्यक्ति भूल जाता है। बहुत बढ़िया, राष्ट्र को नहीं भूलें, बहुत सुंदर। मानवता को नहीं भूलें। जी, यदि आपको खुशियां चाहिए तो किसी दूसरे के चेहरे पे खुशी लाने का कारण बन जाए। जी, ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जो दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाए और उसकी खुद की चली जाए। ऐसा संभव है कि आप दूसरे को आंसू दिलाएं तो आपको खुद को रोना पड़े। जी, पर ऐसा संभव नहीं है जी। कि आप दूसरे को खुश करें और आपको खुद आंसू आ जाए। जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट अपने आप आती है। जी। दूसरा कुछ कहे ना कहे पर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है कि हमने अच्छा किया। डॉक्टर साहब, पर्यावरण में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेड़, वृक्ष। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि मैं पीपल हूं। विदेशों में आप भी गए हैं, हम भी गए हैं, तो वहां देखा है कि एक पेड़ को बकायदा बचाने के लिए उसको मेडिसिन ट्रीटमेंट भी करते हैं। इसके अलावा उसको एक कवच बनाते हैं कि आंधी तूफान में वो पेड़ गिरे नहीं। भारत के अंदर प्रति व्यक्ति 243 पेड़ हैं, अमेरिका में 16,000 है, चाइना में 4500 है। हम इतने पेड़ की आवश्यकता है जीने के लिए, तो कैसे संभव है? पेड़ कैसे लगेंगे? लग रहे हैं कागजों में। लगा लगाया पेड़ है उसके दोस्त बन जाए। ठीक, अपने जीवन के सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम वहीं करें। ओके। वृक्षारोपण भारत में हो रहा है स्वामी जी, संवर्धन नहीं हो रहा। समर्थन, करोड़ों संख्या में पेड़ लगाते हैं और फिर लोग भूल जाते हैं। जी। तो वो क्या है कि पेड़ जो है पौधे से वृक्ष बनने से पहले नष्ट हो जाता है। 92% का तो उसका एट्रिशन रेट है। तो वो क्या है, वृक्ष नहीं बन पा रहा है। जी। लगे लगाए पेड़ का मित्र बन जाइए, या पेड़ लगाइए तो जीवन भर उसकी देखभाल करिए। जो एक महत्वपूर्ण संकल्प है जो गायत्री परिवार ने लिया, वो यही है कि जितने लोग यहाँ आते हैं उनसे बदले में पेड़ लगाने का है। ये कैंपस 0 कार्बन फुटप्रिंट है हमारा 300-350 एकड़ का। जितना कपड़ा है वो हम लोग हाथ से बनाते हैं। जितना आप आसन देख रहे हैं नारियल चढ़ता है उसके रेशों से बना लेते हैं। ह्यूमन एनिमल वेस्ट को रिसाइकिल कर लेते हैं। तो गार्डनिंग वाटर है, कुकिंग गैस, इलेक्ट्रिसिटी 71.8% सोलर से लेते हैं। तो संभव है। तो जो 2030 में कार्बन न्यूट्रन होना है देश, आपने वो पहले ही कर रखा है। हमारे यहाँ 20 साल हो गए इसको करे हुए। तो ये निश्चित रूप से संभव है और मुझे लगता है कि उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर साहब, क्या आधुनिकता ने भारतीय संस्कृति का पतन किया? जी, मुझे लगता है इस दौड़ ने ज्यादा किया स्वामी जी। ये जो व्यक्ति के अंदर ये आया, हमारी संस्कृति जो थी ना वो सहयोग की संस्कृति थी। हमारे यहाँ पर जैसे क्या है, गांव से लेकर हर जगह पर हम एक दूसरे को पोषित करने का काम करते थे। जी। और एक दूसरे के सहयोग से संस्कृतियां पनपती थी। ये जो जिस जगह पर प्रहार हुआ है वो ये हुआ कि हमने व्यक्ति को इंडिविजुअल सेंट्रिक बना दिया। जी। तो जो इंडिविजुअल सेंट्रिक हुआ, जैसा विदेशों में जाएं आप, अन्य जगहों पे जाएं, वहाँ माता पिता को भी बच्चे से मतलब नहीं, 16 साल का हुआ वो बाहर छोड़ देंगे, आप जाइए अपने घर का खुद काम करिए। हमारे यहाँ पर क्या है कि जीवन भर माता पिता बच्चे का, बच्चे माता पिता का, वो जो पोषण था उसमें क्या है कि एक दूसरे के साथ साथ मिलकर के हम संस्कृति का, समाज का, राष्ट्र का, हर चीज का पोषण करते थे। एक दूसरे के हम लोग सहयोगी बनते थे। जैसे ही वो संबंध टूटने शुरू हुए हैं, ये व्यक्ति जो है इसके दुष्परिणाम को हर जगह पर देख रहा है। तो इसके पीछे आप जिम्मेवार शिक्षा को नहीं मानते कि मैट्रिस्टिक शिक्षा हमने देनी शुरू करी? हम बच्चे को पैदा होते ही कहते हैं ये कैरियर बना, ये कैरियर बना, ये पैकेज हो, ये पैकेज हो। तो शिक्षा के सुधार आए। उसके लिए आप देव संस्कृति में हैं, तो आपने क्या प्रयत्न किए, मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब। यहाँ तो स्वामी जी आधार ही वही है कि शिक्षा ही नहीं विद्या भी। गुरुदेव ने सूत्र दिया कि शिक्षा तो साक्षरता देती है, सार्थकता विद्या से आती है। तो हम लोग ट्यूशन फी लेते नहीं, खाने का लेते नहीं। बदले में हर बच्चे के लिए 1 महीने की समाज सेवा जरूरी है। जब तक वो समाज सेवा नहीं कर लेगा सर्टिफिकेट नहीं लेगा। तो जब तक सामाजिक परिवीक्षा नहीं हो जाती तब तक उसकी डिग्री उसको प्राप्त नहीं होती।
उद्देश्य यही है कि उसके लिए सोशल कंसेंशियसनेस पहले डेवलप हो जी। जाए। तो आपको लगता है ये सभी यूनिवर्सिटियों में यूजीसी को 100% लागू करना चाहिए? सभी कॉलेजों में ह्यूमन अनिवार्य होना बीइंग्स चाहिए? जो है मिमिकिंग एनिमल है स्वामी जी। जी। हम दूसरे को करते हुए देख करके सीखते हैं। जी कई सारी चीजें होती हैं वो व्यक्ति बोध आने के बाद नहीं करना सीखता, जी। वो करते हुए उसका बोध विकसित होता है। जी और लोग कर रहे हैं इसलिए वो स्वयं भी करने लग जाता है। जी। करते करते एक दिन उसकी समझ विकसित हो जी। जाती है। तो इसलिए क्या है कि ये तो जब तक समाज सेवा भी शुरू में तो दूसरे को देख के ही शुरू होती है। जी आप छोड़ दीजिए, बड़े विकसित देशों में चले जाइए, जापान में 8 साल तक वो सिर्फ सामाजिक शिष्टाचार क्यों पढ़ाते हैं? जी। पहली क्लास तो उनकी 8वीं के बाद शुरू होती है। शुरू के 3 साल हमारे यहाँ डॉक्टर साहब 1.5 साल में ही भेज देते हैं, 2 साल में भेज देते हैं। हम बच्चे को शुरू से एजुकेशन लाद रहे हैं। वहां पर शुरू के 3 साल वो सिर्फ सोशल कटसी सिखा रहे हैं। बड़ा आएगा तो आपको खड़ा होना है, उनका सम्मान करना है, आपको सड़क कैसे क्रॉस करनी है, जमीन पे कूड़ा पड़ा हुआ है तो कहाँ पे डालना है, दूसरे से कैसे बात करनी है, गाड़ी चलाने वाले से कैसे बात करनी है। फिनलैंड में चले जाइए, दीज आर द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स इन वर्ल्ड। और उन लोगों ने हमारे यहाँ की जो बेहतर चीजें हैं वो ले ली, हमने उनके यहाँ की जो खराब चीजें वो अपना ली। जो समस्या है वो यही है कि जो वहां का डिस्कार्डेड है वो हम लेकर के बैठे हैं और गर्व के साथ धारण कर रहे हैं। तो इसको आप राजनीतिक दोष नहीं देंगे राजनीतिकों को? एक को कैसे दें स्वामी जी? ये तो क्या है कि एक सिस्टमेटिक समस्या है जो लंबे समय से चलते चलते आज इस रूप में आ गई। पर मुझे लगता है कि उसी तरीके से सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि क्या है, इसको बनाने के लिए सभी को, माता पिता को भी समझने की आवश्यकता है कि यदि बच्चे को कोई 3 साल तक शिष्टाचार सिखा रहा है तो गलत नहीं कर रहा है। एम्प्लॉयर्स को भी सीखने की आवश्यकता है कि यदि कोई 3 साल शिष्टाचार समझ के आ रहा है तो गलत नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है अगर वो ऐसा होगा, ऐसा नींव डलेगा तो बच्चा सुसाइड नहीं करेगा, जबकि भारत में युवा वर्ग मैक्सिमम सुसाइड कर रहा है नंबर्स के लिए। आप भी सोचिए ना, वो फाउंडेशन, योग्यता तो व्यक्ति को कभी भी सिखाई जा सकती है। हमारे यहाँ 94 ईयर्स के व्यक्ति जो है उन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति पीएचडी 94 में नहीं कर सकता, पर एक सर्टेन उम्र के बाद व्यक्ति को संस्कार सिखाने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। संस्कार देने के लिए, शिष्टाचार देने के लिए, सदाचार देने के लिए एक उम्र है। उस समय में आपने व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर विकसित कर दिया तो बाकी की चीजों को आप 1 नहीं 2 वर्ष के बाद सीख सकते हैं। बड़े बड़े जिनको अभी जेनेटिक्स का नोबेल प्राइज मिला वो 42 इयर्स की उम्र तक कारपेंटरी थे। उसके बाद उनके मन में आया कि अब मुझे जेनेटिक्स सीखनी है, उन्होंने सीखनी शुरू करी। 63 में उनको सिस्टिक फाइब्रोसिस का जीन खोजने के लिए वो मिला, नोबेल प्राइज मिला। तो आदमी तो 42 इयर्स में कारपेंटर रहने के बाद शुरू कर रहा है। पर जो संस्कार है उसके लिए तो एक सर्टेन ही उम्र है। जी डॉक्टर साहब, एक अंतिम प्रश्न, आप लोग पेड़ लगाएं। भारत में जब व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा लीला को समाप्त करके जाता है तो भी अपने साथ वो 4, 6, 8 मन लकड़ियां ले जाता है। पैदा होते, जैसे आपने तो अपने आप को कार्बन न्यूट्रल किया, लोग कार्बन न्यूट्रल हो पाए, हमारा राष्ट्र कार्बन न्यूट्रल हो पाए, नहीं तो डॉक्टर साहब आने वाले वक्त में हम और ऋणी होंगे, हमें कार्बन क्रेडिट बाई करना पड़ जाएगा। वो आज से अगर आपके संदेश से हम लोगों को बता पाए कि अपने आप को कैसे वो कार्बन न्यूट्रल कर पाए। मुझे लगता है 3 चीज़ों को हर व्यक्ति को करने की आवश्यकता है स्वामी जी। हर व्यक्ति के आसपास जितनी भी प्रकृति है, पहले तो कोशिश ये करें कि कम से कम वो न उजड़े। नदी बह रही है, समाप्त न हो। पेड़ लगा हुआ है, टूट न जाए। पक्षी यहाँ पर आ रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि उनका घोंसला उजड़ जाए। जितनी प्रकृति हमारे आसपास है, पहला काम है कि उसको संरक्षित करें। दूसरा काम है कि नए का निर्माण करें। और नए के निर्माण करने के बहुत सारे तरीके हैं। अकेले हजारीबाग बसा दिया था। 87,000 ट्रीज तो हजारीबाग में उन्हीं ने लगा दिए थे। तो ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में इंस्पिरेशन नहीं क्रिएट कर सकता है। यदि व्यक्ति लग जाए तो कितने सारे नए वृक्ष संपदा को तैयार कर सकता है। तो दूसरा, ध्यान इस ओर देने की बहुत आवश्यकता है। और तीसरा, मुझे लगता है कि ये सोचने की आवश्यकता है कि कम से कम राष्ट्र के, हमारे परिवार के अलावा किसी एक व्यक्ति को जो भटक गया है उसको सही राह पर लाने का काम हम करेंगे। बहुत सुंदर। दुखी है, गुरुदेव ने कहा, गायत्री परिवार का उद्देश्य दिया तो कहा पीड़ा और पतन का निवारण। कोई व्यक्ति दुख में है तो उसके दुख को दूर करने का कारण हम बने। रास्ते से भटक गया है तो सही राह पर लाने वाला हम बने। तो मैं कहूंगा कि बस इतना ही संकल्प लेने, किसी एक व्यक्ति का दुख कम कर दें और किसी एक भटके को सही राह दिखा दें।
तो क्या होगा, और भटके की बहुत परिभाषा है। जी जीवन का उद्देश्य लोग भटक गए, चेहरे की मुस्कुराहट भटक गए, जी परिवार का प्रेम भटक गए, जी नशे में अटक गए, जी व्यसनों में अटक जी। गए। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। आप सोचिए ना, 142 करोड़ के देश में 16 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरीके का एडिक्शन है। बिल्कुल और ये क्या कम बड़ी चुनौती है? व्यक्ति का शरीर जा रहा है, 10 तरीके के कैंसर तो अल्कोहल से ही हो जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। शरीर गया, मन गया, परिवार गया, जी। घर की खुशियां गई, घर का पैसा गया, बच्चों के संस्कार गए, आने वाली पीढ़ियों का सम्मान गया। जी बहुत दिनों तक तो कोई शादी नहीं करता है उस घर में, जी और एक देश का नागरिक गया। बिल्कुल बिल्कुल इतनी सारी चीजें तो एक व्यक्ति के व्यसन में जाने से गई। जी तो वो भी क्या है, वो व्यक्ति भी क्यों ले रहा है? जी। वो भी किसी दूसरी दुख को छुपाने के लिए ले रहा है। तो आप इसमें सरकार को जिम्मेवार नहीं मानोगे डॉक्टर साहब? ये ऐसी समस्या है जो जन जागरण से जाएगी स्वामी जी। जी क्योंकि क्या है ना, जैसे सरकार क्या है, संस्कृति का मंत्रालय बना सकती है, पर संस्कार देने के लिए तो व्यक्ति को प्रयत्न स्वयं ही करने पड़ेंगे। जी जी ये ऐसी चीजें हैं जो मतलब सरकार का काम है शासन और सुव्यवस्था। जी अंतःकरण को पवित्र बनाना तो हमारी जिम्मेवारी है। जी जी तो मुझे लगता है कि इसमें हर व्यक्ति को, और नष्ट हो रहा है तो उसी व्यक्ति का शरीर, मन, परिवार तो जा रहा है। तो यदि वो जिम्मेवारी आती है तो मुझे लगता है कि उसका सुपरिणाम भी आता है। डॉक्टर साहब, कोई एक ऐसा पल आपका जिसने आपको इस ओर प्रेरित किया कि मैं मनुष्य के अंदर आध्यात्मिकता की जागृति लेके आऊंगा? गुरुदेव का जीवन स्वामी जी, उनको नज़दीक से देखने का अवसर मिला, और मैंने ऐसे व्यक्ति जिनने 3400 पुस्तकें लिखी, जी गायत्री परिवार आज 15 करोड़ लोगों का है, 5400 केंद्र हमारे हैं, जी उसमें से 3000 गुरुदेव की स्थापना रहे। जी मैंने उनको नज़दीक से देखा और उनके आंखों में मानवता के लिए आंसू को देखा, कष्ट को देखा। जी उनके हृदय की सच्ची भावना थी कि ये देश जागे। जी। तो मुझे लगता है कि उसी ने प्रेरित किया। आपको प्रेरित किया। जी, हरिओम। हृदय से डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी पर्यावरण से जुड़ पाएंगे और अपने जीवन को आप सुचारू रूप से राष्ट्र को समर्पित कर पाएंगे। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।